नमस्कार दोस्तों, मैं विधुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर। पिछली क्लास में हम लोग गुलाम वंश के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज चलेंगे गुलाम वंश के अंतिम वंश की तरफ, जिसका नाम है लोदी वंश। जो नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि ये UPSSC PET का दहाड़ बैच चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने जिम्मेदारी उठा रखी है कि पूरे GS वाले सेक्शन में मैक्सिमम नंबर हम लोग अटेम्प्ट करेंगे और उसमें जितना भी सहयोग बन सकता है मैं कोशिश करूंगा कि आप उससे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। व्हाट्सअप नंबर आपका स्क्रीन पर आएगा, उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। GS बाय विधु सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं। और इस UPSSC PET के समर में हम एक एक बच्चे जो हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, उन सारे बच्चों को मैक्सिमम नंबर दिलाने की जिम्मेदारी मैं लेकर के चल रहा हूँ। आते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मोहम्मद शाह के बारे में। मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, इन लोगों के बारे में चर्चा किया था। यानी मैं बात कर रहा हूँ सैयद वंश की। दिल्ली सल्तनत का एक सामान्य परिचय फिर से दे देता हूँ कि 1206 में शुरू हुई थी और 1526 तक गई थी। क्रमशः 5 वंश थे: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और अंतिम लोदी वंश। जिसमें से शुरू के 3 वंश जो थे, यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, उनको हमने कहा कि ये तीनों जो हैं ये तुर्क शासक थे। यानी ये सारे क्या थे, तो तुर्की बेस थे, तुर्क शासन था इनका। उसके बाद सैयद वंश आया। सैयद वंश एक शिया वंश था। और अंतिम जो नाम आएगा लोदी का, तो लोदी को आप कहोगे कि लोदी प्रथम अफगान राज्य था। यानी प्रथम अफगानी सल्तनत जो शुरुआत मानी जाती है वो लोदी वंश से मानी जाती है। थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ पीछे का, कि अंतिम जो शासक थे सैयद वंश के वह थे अलाउद्दीन आलम शाह। और अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छा से अपनी गद्दी को छोड़ दिया और उसके बाद उनका जो दामाद था, जिसका नाम था बहलोल लोदी, वो गद्दी पर आता है और वहीं से सल्तनत शुरू होती है लोदी वंश की। यानी वहीं से शुरुआत होती है लोदी वंश की। तो लोदी वंश की अगर बात किया जाए तो लोदी वंश में क्रम से अगर देखा जाए तो लोदी वंश में टाइमिंग की अगर बात करें कि लोदी वंश कब से कब तक, तो लोदी वंश आपका चला 1451 से लेकर के 1526 तक। और पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासक यदि देखे जाएं तो यहीं पर थे। कौन कौन? तो पहला नाम आता है बहलोल लोदी। पहला नाम बहलोल लोदी। यही अलाउद्दीन आलम शाह का दामाद था, जो अलाउद्दीन आलम शाह के स्वेच्छा से गद्दी छोड़ने के पश्चात आकर के गद्दी पर बैठता है। दूसरा नाम आता है बहलोल लोदी के बाद, तो वह आता है सिकंदर लोदी का, सिकंदर लोदी। और तीसरा जो नाम आता है वह आता है इब्राहिम लोदी का। यह तीसरे शासक थे जिनका नाम था इब्राहिम लोदी। अब चाहे इनको लोदी वंश का अंतिम शासक बोलिए, चाहे दिल्ली सल्तनत का ही अंतिम शासक बोलिए, दोनों कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। इनकी टाइमिंग अगर आप देखोगे तो यह 1451 में बनते हैं और जाते हैं 1489 तक, 1489 तक। इनकी अगर आप बात करेंगे तो यह 1489 से यानी 1489 से जाते हैं कहाँ तक, तो 1517 तक। और इब्राहिम लोदी की अगर बात करेंगे तो 1517 से लेकर के 1526 तक। पानीपत की लड़ाई, बाबर से हारने के पश्चात दिल्ली सल्तनत की सत्ता जो है वह चली जाती है मुगलों के हाथ में और वहाँ से मुगल वंश की शुरुआत मान ली जाती है। तो ये 3 शासक, यानी कि लोदी वंश में शासकों की संख्या अगर देखी जाए तो 3 शासक, बहलोल, सिकंदर और साथ में इब्राहिम। जिसमें से चर्चा होगी, तीनों पर थोड़ी बहुत चर्चा होगी। जितने भी प्रश्न एग्जामिनेशन में आने वाले हैं उन पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। बस जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में इस प्रकार के वीडियो जाएं ताकि उनको इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए आते हैं बहलोल लोदी पर।
कि सबसे पहले हम लोग बात किया जाएगा कि बहलोल लोदी पर, कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। दूसरा, आप एक चीज यह भी देख रहे होंगे कि बहलोल लोदी के बारे में सामान्य चर्चा क्या। तो पहला तो हमने यही कह दिया कि यह संस्थापक था, कि बहलोल लोदी संस्थापक था किसका, तो संस्थापक था लोदी वंश का। दूसरा, आप देख रहे हो कि लोदी वंश, बहलोल लोदी जो है दिल्ली सल्तनत में, पूरी दिल्ली सल्तनत में आप देखोगे कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला व्यक्ति, कि पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन किया। कितने वर्ष, तो कहा जाता है कि लगभग 38 वर्ष तक इसने शासन किया। और आप उठा करके देख लीजिएगा कि चाहे इल्तुतमिश की बात करें, चाहे ऐबक की बात करें, चाहे रजिया की बात करें, चाहे अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, चाहे बलबन की बात करें, जितने भी मुख्य शासक हैं जिनका लंबा शासनकाल रहा है, अगर आप उनसे भी कंपेयर करेंगे तो उनकी भी टाइमिंग इतनी लंबी आपको नहीं मिलेगी। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करने का रिकॉर्ड किसके नाम पर, तो सबसे लंबे समय तक शासन करने का रिकॉर्ड था बहलोल लोदी के पास। जैसे ही इसके ससुर ने यानी अलाउद्दीन आलम शाह ने गद्दी छोड़ी, तो यह किस उपनाम से गद्दी पर बैठा, तो यह उपनाम रखता है गाजी, यानी कि गाजी के नाम से गद्दी पर बैठता है। चाहे उपनाम समझिए, चाहे उपाधि समझिए, चाहे कुछ भी बोलिए। इसके बारे में एक चीज बड़ी फेमस थी कि यह अत्यंत ही साधारण इंसान था, अत्यंत ही साधारण इंसान था। यहां तक लिखा गया कि कभी भी यह सरदारों के बीच में ऊंचे स्थान पर नहीं बैठता था। सरदारों के साथ ये बैठ जाता था, कहां पर, नीचे जमीन पर ही, यानी कि बड़ा ही सिंपल नेचर, डाउन टू अर्थ टाइप का आदमी था। तो उसका नाम क्या था, तो बहलोल लोदी था। अब ये लाइन निकली कहाँ से, यानी कि इसको साधारण इंसान कहने वाला क्या कोई ग्रंथ है या क्या कोई किताब है, तो जी बिल्कुल एक किताब है। एक किताब का नाम आता है तारीख़ दाऊदी, तारीख़ दाऊदी, जिसको लिखा था, जो राइटर थे वह थे अब्दुल्ला। उन्हीं के अनुसार कि अगर कहीं पूछ दे कि तारीख़ दाऊद किसके शासनकाल में लिखी गई, तो बहलोल लोदी के शासनकाल का वर्णन है तारीख़ दाऊदी में। लिखा किसने है, तो अब्दुल्लाह ने लिखा है। क्या उसका मुख्य पॉइंट है, तो मुख्य पॉइंट ये दिखा कि बड़ा ही साधारण इंसान था और बड़े ही डाउन टू अर्थ नेचर का था। लंबे समय तक शासन किया, हालांकि बहुत ज़्यादा साम्राज्य विस्तार या इस तरीके की चर्चाएं नहीं हुई। बार बार चर्चा का केंद्र लोदी वंश में आप देखोगे कि जौनपुर रहेगा, कि जौनपुर तक ये बढ़ करके चले आ गए थे, यानी कि अब पूर्वांचल तक आप कह सकते हो कि दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे पूर्वांचल और बिहार के एरियाज को कवर कर रही थी। यही वो समय था। लेकिन 1489 में इसकी मृत्यु हो गई, यानी इसकी मृत्यु हुई कब, तो 1489 में। कभी कभी कारण पूछ दिया जाता है, तो कारण था लू लगने से, यानी इसकी मृत्यु हुई कैसे, तो बहलोल लोदी की मृत्यु का कारण बताया गया कि लू लगने से इसकी मृत्यु हो गई। तो यह तो पहला शासक हो गया। फिर से आ रहा हूँ, थोड़ा सा की पॉइंट्स पर फिर से डिस्कशन करा दूं, ताकि एक बार आप वीडियो देखें और सीधे एग्जामिनेशन में चले जाएं और वहाँ आपको बड़ा ही आनंद आएगा एग्जाम देने में। पहली चीज कि बहलोल लोदी था कौन, तो लोदी वंश का संस्थापक, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक 38 वर्ष तक शासन करने वाला व्यक्ति, गाजी के नाम से गद्दी पर बैठा, सबसे साधारण इंसान था जो सरदारों के बीच में जमीन पर बैठता था। और इसकी मृत्यु होती है 1489 में लू लगने के कारण। तो इसको मैं हटाता हूं अब यहां से। अब इसके बाद चलते हैं आगे। तो आगे बहलोल लोदी के बाद दूसरा जो नाम मैंने दिया, तो दूसरा नाम आया सिकंदर लोदी का, कि जब बहलोल लोदी के बाद दूसरा आप नाम पढ़ोगे तो दूसरा नाम था सिकंदर लोदी का। तो सिकंदर लोदी की टाइमिंग हम लोगों ने डिस्कशन करी कि वह 1489 से लेकर के और गद्दी पर कब तक बैठा, तो 1517 तक। अगर दिल्ली सल्तनत के या लोदी वंश के
सबसे योग्य सुल्तान की बात किया जाए तो दिल्ली सल्तनत का सबसे लोदी वंश का सबसे योग्य सुल्तान माना जाता है सिकंदर लोदी को। बहुत सारे परिवर्तन भी इसके शासन काल में हुए थे। कुछ परिवर्तनों में जैसे आपसे बात किया जाए तो गजे सिकंदरी एक मापन था। जैसे आजकल हम लोग एसआई यूनिट्स के हिसाब से मीटर्स और किलोमीटर की चर्चा करते हैं, उसी तरीके से गजे सिकंदरी जो 30 इंच की लंबाई होती थी, वह जो था गजे सिकंदरी का जो पैमाना विकसित किया था, वह किसने विकसित किया था? तो नाम में ही है गजे सिकंदरी यानी सिकंदर लोदी। दूसरा कहा जाता है कि यह बड़ा ही अपने आप को सुंदर रखना चाहता था, तो इसके सुंदर अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के लिए ये एक ऐसा शासक था कि जिसने कभी दाढ़ी नहीं रखी। साथ में फारसी में कविताएं भी लिखता था गुलरुखी के उपनाम से। उसके अलावा इसके नाम पर एक और चर्चा होती है कि कुतुब मीनार की मरम्मत भी इसने कराई थी। कुछ चीज़ें बिगड़ गई थी इसके शासनकाल में, तो कुतुब मीनार की मरम्मत अगर ये पूछ दे कि लोदी वंश के किस शासक का नाम कुतुब मीनार से जुड़ता है, तो नाम आएगा सिकंदर लोदी का। क्योंकि कुतुब मीनार से तो सामान्य प्रश्न बने हैं कि शुरुआत किसने करी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। जो लोग पिछले वीडियोस को देखे होंगे उनको याद आ रहा होगा। तो कुतुब मीनार की शुरुआत किसने की थी, तो ऐबक ने। कंप्लीट किसने कराया, तो इल्तुतमिश ने। और फिर उसके बाद मरम्मत की भी चर्चा कहीं कहीं पूछ देती है, तो लोदी वंश में सिकंदर लोदी जो थे, इन्होंने शुरुआत कराई थी। अगर धार्मिक रूप इसका देखा जाए तो इसने अपने शासनकाल में मुहर्रम और ताजिए पर प्रतिबंध लगा दिया था कि मुहर्रम और ताजिया जो है यह त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। और साथ में जितनी मस्जिदें थीं उन मस्जिदों को भी इसने संस्थाओं का रूप प्रदान कर दिया। साथ में आगरा शहर की स्थापना, तो 1504 में इसने आगरा की स्थापना की और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाता है। और आगरा के किस किले से रह करके शासन करता है, तो वह नाम आता है बादलगढ़ का किला, कि बादलगढ़ का किला जो है यह इसके शासन काल में आया। साथ में किताब का भी नाम आता है फरहंगे सिकंदरी। यह एक किताब थी जो आयुर्वेदिक धर्म ग्रंथ था, और आयुर्वेदिक धर्म ग्रंथ का इसने अनुवाद करा करके एक नाम दिया फरहंगे सिकंदरी। तो चलिए इसको लिखित रूप में ले लिया जाए, तो सबसे योग्य सुल्तान तो सिकंदर लोदी। दूसरा नाम आ जाएगा सिकंदर लोदी के बाद। दूसरी जो चर्चा होगी कि सबसे योग्य सुल्तान के साथ साथ, तो दूसरा जो प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछता है, तो आगरा शहर की स्थापना। तो आगरा शहर की स्थापना भी इसने करी। कब की, तो 1504 में। और साथ में आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया। कब, तो 1506 में। और आगरा के किस किले से शासन संभालता था, तो वह किला था बादलगढ़ का किला। बादलगढ़ का किला। एक मापन का शुरुआत किया, वह मापन क्या था, तो गजे सिकंदरी। तो गजे सिकंदरी जिसकी लगभग लंबाई कितनी, तो इतिहासकारों ने माना 30 इंच। इसकी भी शुरुआत किसने की, तो गजे सिकंदरी की शुरुआत भी इसी ने की। फिर उसके बाद अगर आता है तो कविताएं लिखता था किस नाम से, तो गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। फिर से आ जाइए, सिकंदर लोदी सबसे योग्य सुल्तान था। उसके बाद आगरा शहर की स्थापना 1504 में किया। बादलगढ़ के किले से अपना साम्राज्य देखता था। गजे सिकंदरी जो 30 इंच का पैमाना था उसकी भी शुरुआत करी। गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था। कौन सी कविता, तो फारसी में। साथ में एक नाम आता है कुतुब मीनार की मरम्मत, कि इसने अपने शासन काल में कुतुब मीनार की मरम्मत भी कराया। उसके अलावा एक नाम मैंने लिखा था फरहंगे सिकंदरी। तो फरहंगे सिकंदरी जो कि एक अनुवाद माना जाता है किसका, तो यह अनुवाद माना जाता है आयुर्वेदिक धर्म ग्रंथ का। यह भी किसके शासनकाल में हुआ, तो यह भी शासनकाल में हुआ सिकंदर लोदी का। एक लाइन और मैंने बताई थी धार्मिक रूप से
कि मुहर्रम एवं ताजिए पर रोक लगा दिया। और साथ में एक लाइन और मैंने बताई कि मस्जिदों को शैक्षणिक संस्थाओं के रूप में परिवर्तित करने वाला लोदी वंश का शासक, तो यह भी कौन था? तो सिकंदर लोदी था। बहलोल लोदी से एक पॉइंट छूट गया है, उसको अगर आप देख लीजिएगा, कवर कर दीजिएगा। बहलोली सिक्का, कि जिस तरीके से बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सुल्तान था, उसी प्रकार से बहलोली सिक्का जो बहलोल लोदी ने चलाया था, वह भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि सबसे लंबे समय तक चलने वाला सिक्का माना जाता है, क्योंकि शुरुआत हुई बहलोल लोदी के शासनकाल में और वह चलता है लगभग अकबर के शासनकाल तक। तो सबसे लंबे समय तक स्वीकृत सिक्का, कानूनी रूप से स्वीकृत सिक्का माना जाता है बहलोली सिक्के को। और साथ में बहलोल के बारे में चर्चा करी गई कि बहलोल लोदी सबसे लंबे समय तक, तो वो पॉइंट छूट गया था, तो उसको प्लीज़ ऐड कर लीजिएगा आप। फिर से आते हैं सिकंदर लोदी पर, कि सिकंदर लोदी 1489 से 1517 सबसे योग्य सुल्तान था। आगरा शहर की स्थापना करी 1504 में और उसको अपनी राजधानी बनाया 1506 में, और बादलगढ़ के किले पर ही बैठता था। गजे सिकंदरी नाम का एक नया मापन पैमाना इसने शुरुआत किया, जिसकी लगभग लंबाई मानी गई 30 इंच। गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविता लिखता था। कुतुब मीनार की मरम्मत भी कराया था। मुहर्रम और ताजिए पर इसने अपने शासनकाल में रोक लगा दी थी और ज़्यादातर मस्जिदों को शैक्षणिक संस्था के रूप में इसने परिवर्तित कर दिया था। फरहंगे सिकंदरी, जो कि एक आयुर्वेदिक धर्म ग्रंथ माना जाता है, यह किसके शासनकाल में अनुवादित हुआ था? तो वह भी आप कहेंगे सिकंदर लोदी, और 1517 में इसकी मृत्यु हो गई। 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। अब सिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र आता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की यदि बात किया जाए तो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, लोदी वंश का अंतिम शासक, यह दो चीजें। इब्राहिम लोदी तीसरा शासक, इब्राहिम लोदी कब से कब तक? तो 1517 से लेकर के 1526। जैसा कि पहले ही बता दिया, तो दो चीजें बताई। पहली चीज बता दिया कि दिल्ली सल्तनत, या दूसरा चीज ये भी कह सकते हैं कि लोदी वंश का, दोनों का यह अंतिम सुल्तान था, अंतिम सुल्तान था। और पूरे दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध में मारा गया। यानी इसके पहले आपने देखा किसी की लू लगने से मृत्यु हो गई, किसी की स्वाभाविक मृत्यु हो गई, कोई घोड़े से गिर करके मर गया, चौगान खेलते समय, तमाम ऐसे नाम आपने सुने होंगे। लेकिन युद्ध के दौरान, युद्ध के मैदान में मरने वाला एकमात्र शासक कौन था? तो वह अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की दो लड़ाइयाँ चर्चा में आती हैं, क्योंकि समय तो बहुत ज़्यादा था नहीं, तो दो लड़ाइयाँ बड़ी ज़्यादा चर्चा में आती हैं। एक लड़ाई थी जिसको हम लोग कहते हैं घटोली का युद्ध। घटोली का युद्ध ये हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम के बीच में। एक तो यह चर्चा में आएगा, और दूसरी जो लड़ाई चर्चा में आएगी जिसके वजह से पूरा परिवर्तन ही हो गया, तो वह पानीपत का युद्ध था जो हुआ था 1526 में। इसमें लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम के बीच में, और यहीं पर इब्राहिम मारा गया था। तो अगर इब्राहिम लोदी की कहानी आप सुनेंगे तो इब्राहिम लोदी वंश, दिल्ली सल्तनत, सबका जो परिवर्तन है वह यही लड़ाई थी, पानीपत का युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर सत्ता में आया, और यहीं से मुगल वंश की शुरुआत मानी जाती है। तो यही सामान्य जो चर्चाएं थीं पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत की,
वह सारी चर्चा इस वीडियो के साथ दिल्ली सल्तनत का आप कह सकते हो कि लोदी, इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था और साथ साथ लोदी वंश का भी अंतिम सुल्तान था, और साथ साथ ये वीडियो भी इसी के साथ ख़त्म होती है कि दिल्ली सल्तनत का जो कहानी थी पूरी, वो कहानी आपके बीच में लेकर के आया। एक एक वंश पर एक एक वीडियो बनाया हूँ। UPSSC PET UPSSC PET के जाइएगा प्लेलिस्ट में और वहाँ पर आप केवल क्लिक कर दीजिएगा। जितनी भी वीडियोस खुलती चली जाएंगी सब UPSSC PET के सिलेबस के अनुसार है, आपको अलग से कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे पुरानी वीडियोस को आपने प्यार दिया है, वैसे इस वीडियो को भी आप प्यार उतना ही दीजिएगा। हमारा साथ देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।